हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू विजय स्टडी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर क्या है, उसका कार्य क्या है एवं उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप मैट्रिक यानी कि 10वीं की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, तो सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल और बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि अवतल दर्पण का परिभाषा क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अवतल यानी कि जिसका तल धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है, जिसे इस चित्र में आप देख सकते हैं। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, अतः यह एक अवतल दर्पण है। यह इसका ग्राफीय रूप है। यदि इसका रियल इमेज देखें तो इस प्रकार से का अवतल दर्पण होता है, जो वास्तविक वस्तु का उससे बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो आइए अवतल दर्पण के परिचय कर लेते हैं कि वह किस प्रकार से होता है। अवतल दर्पण के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम उसके कुछ शब्द अथवा टर्म्स को बारे में जान लेते हैं, जिसका अर्थ समझते हैं। ये शब्द अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में आते रहते हैं। अवतल दर्पण जिस बड़े गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जिसे सी द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर बता दूं कि यह वक्रता केंद्र जो होता है वह दर्पण का भाग नहीं होता, क्योंकि यह परावर्तक पृष्ठ से बाहर स्थित होता है। अवतल दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है, उसके केंद्र को ही उस दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है, उसे दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो दूरी होता है, उसे वक्रता त्रिज्या यानी कि कर्वेचर लाइन कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक भाग यानी परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, जिसे एमएन द्वारा सूचित किया जाता है। अतः ये एमएन जो है वह दर्पण का द्वारक है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है और आपतन के बाद परावर्तित होती है, परावर्तन के पश्चात जो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही उस दर्पण का मुख्य फोकस यानी कि फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली वे सारी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर गुजरती है, चाहे वह दर्पण के किसी भी बिंदु पर आपतित क्यों न होता हो। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है, उसे फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे स्मॉल एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। और जो मुख्य फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2f यानी कि 2 गुने फोकस दूरी। इसे आप सूत्र से भी समझ सकते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू 2f होता है, जिसे 2 गुने फोकस दूरी भी कह सकते हैं, या फोकस दूरी बराबर यानी कि फोकस दूरी f इक्वल टू r/2 होता है। तो ये था दर्पण का परिचय। अब जानते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि समतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति
स्थिति तथा आपेक्षिक साइज के बारे में भी बताए थे। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। अब जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब कैसा होता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, क्या ये आवर्धित है, छोटे हैं या समान आकार के हैं, इन सभी को हम बारी बारी से प्रयोग करके देखेंगे। इसके लिए हमने एक गोलीय दर्पण का आरेखीय विधि का अपनाया है। गोलीय दर्पण द्वारा यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बढ़ने का अध्ययन हम किरण आरेख द्वारा करेंगे। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित आकार की जो वस्तु होता है, उसके विस्तारित बिंब पर विचार किया जाए तो इस बिंदु का प्रत्येक छोटा भाग एक एक बिंब की भांति कार्य करता है और इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत प्रकाश की किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब की किरणों का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधा अनुसार कुछ ही को चुना जा सकता है, क्योंकि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक होता है। ये किरणें ऐसी हो कि दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसकी दिशाओं को जानना काफ़ी आसान हो। कम से कम दो परावर्तित किरणों को प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु के बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। अतः प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए कुछ किरणों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर ही गुजरती है। यदि इस आपतन बिंदु पर हम अभिलंब डालते हैं तो वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। यहाँ पर भी कोण I का मान यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण I इक्वल टू कोण R होगा। उसके बाद देखते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरती है। यदि यहाँ भी आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला जाए तो वह वक्रता त्रिज्या से यानी कि वक्रता केंद्र से होकर ही गुजरती है। इस स्थिति में भी कोण I इक्वल टू कोण R ही होगा। उसके बाद यदि अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या से होते हुए कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर लौट जाती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या से होकर जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वह अभिलंब के रूप में आपतित होती है। और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के रूप में आपतित होती है तो वह उसी पथ पर पुनः लौट जाती है। उसके बाद देखते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव P से तिर्यक दिशा में आपतित होती है, यानी कि जिस कोण से आपतित होगा वह परावर्तन के बाद उसी कोण पर चला जाएगा, यानी कि कोण I इक्वल टू कोण R। मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर 30 डिग्री के एंगल से आपतित हुआ तो वह परावर्तन के बाद भी 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए ही निकलेगा। याद रखिए इन सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि सदैव कोण I इक्वल टू कोण R ही होगा। तो चलिए अब हम प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में जानते हैं। देखते हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। जब कोई प्रतिबिंब वस्तु यानी कि कोई वस्तु दर्पण से अनंत इस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब वस्तु
अनंत पर होता है, यानी कि दर्पण से बहुत दूर होता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो अनंत से पर कोई वस्तु है, उससे प्रकाश की किरण जब दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस पर एक दूसरे को मिलती है। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनेगा, पर वह प्रतिबिंब जो होगा वह आकार में बहुत ही छोटा होगा, यानी कि बिंदु आकार का होगा, और बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगा और वह उल्टा होगा। इसका प्रयोग आप करके भी आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए एक अवतल दर्पण लीजिए और उसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा जो परावर्तित प्रकाश की किरण है वह दर्पण के सामने रखी एक कागज के शीट पर उसको डालिए और उसके बाद कागज के शीट को आगे पीछे करके इस प्रकार से सेट कीजिए कि प्रकाश का जो आने परावर्तित प्रकाश की किरण है उसका एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु कागज के शीट पर उत्पन्न हो जाए। वही बिंदु जो होगा उस विशाल सूर्य का प्रतिबिंब होता है और वह प्राप्त होने वाला बिंदु उस दर्पण का फोकस बिंदु होगा। उस बिंदु पर इतनी ज़्यादा ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी कि वह कागज कुछ ही सेकंड में जलने लगेगा। उसके बाद अब यदि वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रखें तो हमें प्रतिबिंब किस स्थान पर प्राप्त होगा? यदि वस्तु वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर हो तो उससे एक प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होती हुई गुजरती है, और दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात इस जगह पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में वह प्रतिच्छेद करती है। यह दूसरी प्रकाश की किरण यदि हम वक्रता केंद्र से होते हुए गुजारे तो दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह उसी पथ पर पुनः लौट जाती है। इन तीनों प्रकाश के किरण एक दूसरे को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में प्रतिच्छेद करती है। यदि इस जगह पर हम पर्दा लगा दें तो वहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। उस बढ़ने वाले प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा और जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह वस्तु से छोटा होगा और बढ़ने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा। उसके जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उससे चलने वाले वे सारे प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को वक्रता केंद्र के नीचे ही प्रतिच्छेद करती है। अगर इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर पर्दा लगा दिया जाए तो यहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस बढ़ने वाले प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र ही होगा और प्रतिबिंब का आकार समान आकार का ही होगा, यानी कि जितनी बड़ी प्रतिबिंब होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा। उसके बाद जान लेते हैं कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य होता है तो उससे चलने वाली वे सारी प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को वक्रता केंद्र से दूर काटती है। इसी काटान बिंदु पर यदि पर्दा लगा दिया जाए तो यहाँ पर उस वस्तु का बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा। जो वह बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो बिंब से बहुत भी बड़ा होगा और उसका स्थिति जो होगा वह वक्रता केंद्र से दूर होगा। जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वह वास्तविक होगा एवं वह उल्टा होगा। उसके बाद जान लेते हैं कि वस्तु फोकस पर हो तो उस स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यदि कोई वस्तु फोकस बिंदु पर हो तो उससे चलने वाली वे सारी प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समानांतर होकर गुजर जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिबिंब बनने के लिए सभी किरणों को एक जगह पर मिलना आवश्यक होता है,
तो ऐसा माना गया है कि वे सारी किरणें अनंत पर जाकर मिलेगी, अतः उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा वह वस्तु से अत्यधिक बड़ा होगा, यानी कि काफ़ी बड़ा होगा, एवं प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह वास्तविक होगा और उल्टा होगा। उसके बाद जान लेते हैं कि प्रतिबिंब यदि फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच होता है तो उससे चलने वाली वे सारी प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरी दिशा में एक चली जाती है, यानी कि एक प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में और वो दूसरी प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में। जब इन दोनों प्रकाश की किरणों को आभासी रूप से हम दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ इस जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। उसी जगह पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब सामान्य अक्ष से बहुत बड़ा होगा, उस प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह दर्पण के पीछे होगी और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। उस स्थिति में दर्पण की प्रकृति आभासी होगा एवं सीधा होगा। यहाँ पर एक बात बता दूं कि अवतल दर्पण एक ही स्थिति में आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, अन्यथा सारे स्थितियों में वह वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाती है। अब जान लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक के द्वारा होता है, यानी कि दंत चिकित्सक के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। यानी कि जब डॉक्टर किसी को दांत को निकालना हो तो उसका प्रतिबिंब बड़ा करके कैसे देखे, तो इस जगह पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अवतल दर्पण का प्रयोग नाई द्वारा किया जाता है, यानी कि नाई लोग जो होता है वह सैलून में इसका प्रयोग करते हैं, प्रायः चेहरे को बड़ा देखने के लिए। प्रतिबिंब जो होता है वह बड़ा दिखता है, उसमें शेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें या टॉर्च में या सर्च लाइट में प्रकाश की एक शक्तिशाली समानांतर प्रकाश की पुंज प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है सौर कुकर में एवं सौर भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे में क्या होता है कि सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है उसे केंद्रित करने के लिए, यानी कि एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी जगहों पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अवतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है एवं उसकी स्थिति क्या होती है, वह किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है एवं अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।